हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो जैन में 2024 के जो जैन में पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नोटिफिकेशन तो आ गए हैं कि आपके पेपर कब हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना, कहीं से भी आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो किसी के द्वारा बनाया गया है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ से भी प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कक्षा में एक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़का है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब लड़के हैं तो अलग काम कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो अलग काम कर सकती है। जैसे लड़के बाहर के काम करेंगे, लड़कियां घर की काम करेंगी। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? जेंडर संबंधता से तो होते नहीं है। जेंडर समानता होता तो फिर ये बात होती ही नहीं कि लड़के भाला फेंकेंगे, लड़कियां रस्सी कूदेंगे। जेंडर समता की भी बात नहीं कर रहा है, तो ये जेंडर रूढ़िवादी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है, कई उत्तरों को प्रसारित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर होता है। तो बताएं, जो डाइवर्जन थिंकिंग होता है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। और जो अपसारी चिंतन अभिसारी होता है वो एक सही समाधान पर स्थित होता है। जैसे आपके ये जो क्वेश्चंस हो गए ये क्या है, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है क्योंकि आपको इसमें से या तो कोई 1 2 3 4 में से कोई एक ही आंसर होगा। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है वो कई सारे आंसर्स हो सकते हैं उसके। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जो अपसारी चिंतन होते हैं कई उत्तरों को प्रोत्साहित करते हैं और जो अभिसारी चिंतन होते हैं वह एक ही सही समाधान पर स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? मतलब कौन है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सही नहीं है? तो फर्स्ट कहता है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करें। बिल्कुल सही बात है, ना करें। सेकंड कहता है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड कहता है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। फोर्थ कहता है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो आपका सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है, जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये कहता है, कथन कहता है, विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण कहता है, पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकेंड कहता है ए आर दोनों, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कथन ए कहता है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण कहता है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। सही विकल्प का चयन करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाए, क्या कह रहा है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है।
क्या ये बात सही है? सही बात है। सेकंड कहता है बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है, इसलिए आपका ए सही है, आर गलत है। किस ऑप्शन में? तो थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की भावना है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? जो है वही बताने। फर्स्ट कहता है छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, निष्क्रिय पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। थर्ड कहता है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं रीजन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट। अब क्या कह रहा है? थिंकिंग, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इसको सीधा कहाँ ले जाएंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रीजनिंग, थिंकिंग, थिंकिंग कहाँ से होता है? दिमाग से होता है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक में, नैतिक में, गतिक में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, संज्ञानात्मक विकास में। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं लीवाई गोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के लिए असंतुलन, निजवाक, अनुकूलन या संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, निजवाक मतलब इनर स्पीच। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कथन ए कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से उस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल को प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट कहता है जो सही है वही आपसे पूछा जा रहा, अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल, तार्किक गणितीय नृत्य। और देखिए तार्किक गणितीय से नृत्य का तो कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। संगीतीय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। संगीत में उसमें क्या होता है? प्रदर्शन या रचना करने का कौशल। आपका सही होगा, बाकी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ गलत है।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट कहता है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। क्या ये बात सही है? सही बात है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा से पुनर्गठन से है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। ये भी सही हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। बिल्कुल गलत बात है। आपसे पूछ क्या रहा है, जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, पैसिव इमिटिएशन या रिस्पॉन्सिव। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है वो किसके अंदर आता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। पहले स्तर के पहले चरण, पहले स्तर के दूसरे चरण, दूसरे स्तर के तीसरे चरण या तीसरे स्तर के पांचवें चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पहले स्तर के दूसरे चरण में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों का समूह में विभाजित करना चाहिए। तो इसका सही पूछ क्या रहा है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। क्या ये बात सही है? गलत बात है। यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। बात तो सही है सारे, लेकिन पूछ क्या रहा है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है, प्रोक्सिमल डिस्टल क्या कहता है? तो वो कहता है कि जो अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कथन ए कहता है विद्यालय पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण कहता है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया में सुगम बनाता है। तो सही विकल्प का चयन करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। मतलब किसको रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं माना जाएगा। फर्स्ट कहता है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। छात्रों और शिक्षकों को अगर गामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा
बाकी 3 तो सही है पर एक गलत है। पूछ क्या रहा है आपसे, जो मूल्यांकन में नहीं माना जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में तुलना नहीं किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्यों सही होगा, क्योंकि गलत पूछ रहे हैं। अब जो गलत है वही तो सही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। पठन वैकल्य किससे रिलेटेड है? तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं, बाधित एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। जैविक, कार्यात्मक, कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाधिता एक जैविक स्थिति है और जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली है, ये किसने कहा है? तो ज़ोंग के अनुसार ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसे गलत है ये। फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट तो हो गया। सेकंड कहते हैं, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। सही बात है। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। जो संज्ञान और जो संवेग है, मतलब जो इमोशन एंड कॉग्निशन है, वो इंटर रिलेटेड है, स्पायरल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किसके अनुसार ये इंडिपेंडेंट है? तो सिर्फ ज़ोंग, जहाँ क्वेश्चन में ज़ोंग की बात आ जाएगी तो आप कहेंगे ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। क्या हमें मदर टंग को अवहेलना और उपेक्षा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो आपका थर्ड तो गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा के विकास किस प्रकार संसाधित करता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इन फैसिलिटेड बाई। फर्स्ट कहता है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करता है। क्या ये बात सही है? सेकंड कहता है, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देता है और उसे लागू करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मातृटंग को भी अवहेलना नहीं करना है। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करता है। नहीं, जब बच्चे होते हैं ना तो वो संकेतों और प्रतीकों से थोड़ा सा कम समझते हैं, इसलिए उनको ठोस दिखाना पड़ता है।
तो आपका जो सही आंसर होगा कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का जो विकास किस प्रकार संसाधित करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मोटिवेशन वो होता है, अभिप्रेरणा वो होता है जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया। और पढ़ाई में भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपका जो प्रेरणा है ये ना कि कोई रील्स देख लिया मोटिवेट हो गए, फिर कुछ और देख लिया डीमोटिवेट हो गए, नहीं, आपका जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में कौन सा आलंबन के उदाहरण है। मतलब कौन है जो आलंबन के, आलंबन मतलब एस्केप फोल्डिंग, एस्केप फोल्डिंग के बाद कौन करता है, तो लेवाइगोस्की करते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ ई कहता है रट कर दोहराओ, तो ई तो आपका आंसर ही नहीं होगा। जिस ऑप्शन, अच्छा एक ही ऑप्शन में ई है वो आपका आंसर नहीं होगा। बोल कर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ, ई तो होगा ही नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा बोल कर सोचो, ये भी होगा, संकेत और इशारे ये भी आएगा इसके फोल्डिंग के अंदर, प्रश्न भी आएगा, आधा हल किया हुआ उदाहरण भी आएगा। मतलब ए बी सी डी किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कहता है विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है या समीप दूराभिमुख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, समीप दूराभिमुख मतलब प्रोक्सिमा डिस्टल। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रीयन, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु अस्थायित्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, विकेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है उसी रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी चालक या पूर्व चलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पूर्व चलन अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं सीखने के सामाजिक रचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं करते बल्कि सक्रिय रूप से करते हैं। यहाँ निष्क्रिय मतलब पैसिव दे रखा है, अगर यह एक्टिव होता तो आपका सही आंसर होता। सेकंड कहते हैं शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होती है। व्याख्यान प्राइमरी लेवल पे नहीं, अपर क्लासेस में जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ स्टूडेंट की, जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में आप चले जाओ, एक एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ लेक्चर मेथड आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि लेक्चर मेथड ख़राब है, लेक्चर मेथड अच्छा है, पर किसके लिए, अपर क्लासेस के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए नहीं, क्योंकि बच्चे लेक्चर मेथड से नहीं समझ पाते, अपर क्लासेस में समझ जाते हैं, और अपर क्लास के लिए लेक्चर मेथड सही है। तो यहाँ तो प्राइमरी की बात हो रहा है ना, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो बच्चे होते हैं सक्रिय मतलब एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और जीन पियाजे ये भी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं।
तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं और ये जो पेपर है जनवरी 2024 का है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।